हेलो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कौन कौन से राज्य का गठन कब कब किया गया था। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था जोनल काउंसिल के बारे में, और उसके साथ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डिफरेंट डिफरेंट जोनल काउंसिल में डिवाइड किया गया था। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में सिटीजनशिप किस टाइप की है। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। एकल नागरिकता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भारत के नागरिक होंगे, ना कि पर्टिकुलर किसी स्टेट के नागरिक होंगे। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर उसके बाद में अब हम बात करते हैं जो ड्यूल सिटीजनशिप है वो कौन सी कंट्री में है। तो जो दोहरी नागरिकता दी गई है वो यूएसए के लोगों को दी गई है। वहां पर यूएसए की सिटीजनशिप भी दी गई है, और यूएसए के साथ साथ वहां का जो कोई स्टेट है, जैसे सपोज करो अगर कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है तो उसे कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप दी हुई है, और उसके साथ साथ यूएसए की भी सिटीजनशिप दी हुई है। तो यूएसए में दोहरी नागरिकता दी गई है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। फिर उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11 तक, उनके बारे में। और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 11। सबसे पहले हम आर्टिकल 11 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में जो बचे हुए आर्टिकल है आर्टिकल 5 से 10 तक वो पढ़ेंगे। तो पहले आर्टिकल 11 को समझते हैं कि आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑल अदर मैटर रिलेटिंग सिटीजनशिप। मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड वो कोई भी नया कानून बना सकती है। जिस प्रकार हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी भी नए स्टेट का गठन करना या किसी नए स्टेट की बाउंड्री चेंज करना या नाम चेंज करना, ये सब पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। और पार्ट सेकंड में आर्टिकल 11 में आता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी नया कानून बना सकती है। ये पार्लियामेंट के पास में पावर है, और पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जिसे हम बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये लाया गया था 1955 में, और उसमें बताया गया था कि किस प्रकार कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस टाइप से ले सकता है, किस प्रकार से ले सकता है। तो कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता 5 टाइप से ले सकता है। उसमें फर्स्ट टाइप बताया गया था बाई बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर भारत में हुआ है तो वो अपने आप ही भारत का नागरिक होगा, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इसमें एक्सेप्ट जो एनिमी कंट्री का अगर कोई भी बच्चा होगा उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसे भारत की नागरिकता लेने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद में सेकंड टाइप आता है बाई डिसेंट, वंश के आधार पर भी भारत की नागरिकता ली जा सकती है। इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर किसी व्यक्ति के माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उस संतान को अपने आप ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड टाइप से आप नागरिकता ले सकते हो, वो है बाई रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण के द्वारा भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। उसके लिए आपको 5 साल तक लगातार भारत में रहना होगा, और उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता ले सकते हो। अब सपोज मान लो अगर आप किसी दूसरी कंट्री की महिला से शादी करते हो और उसको भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हो, तो उस महिला को सबसे पहले 5 साल तक लगातार वीजा पर भारत में रहना होगा, और फिर रजिस्ट्रेशन करवाकर वो भारत की नागरिकता ले सकती है। ये कंसेप्ट बाय रजिस्ट्रेशन में दिया गया है कि यदि आप किसी भी महिला से शादी करते हो जो कि दूसरी कंट्री में रहती है, और उस महिला को अगर आप भारत में लाना चाहते हो, उससे भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हो, तो उस महिला को लगातार 5 साल तक वीजा पर भारत में रहना होगा, और फिर रजिस्ट्रेशन करवाकर वो भारत की नागरिकता ले सकती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है बाई नेचुरलिज्म, मतलब प्राकृतिक रूप से या जिसे हम बोलते हैं देशीकरण से भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से या अदर कंट्री से आया हो इंडिया में, और वो लगातार अगर इंडिया में 7 साल तक आता जाता रहता हो,
और फिर वो रजिस्ट्रेशन से 1 साल पहले से लगातार अगर इंडिया में रह रहा हो और उसके साथ साथ उसे अगर इंडिया की कम से कम अगर एक लैंग्वेज अगर अच्छे से आती हो तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, वो भी भारत की नागरिकता ले सकता है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति बाहर से अदर कंट्री से हो और वो इंडिया में आता जाता रहता हो लगातार 7 साल तक, और फिर उसके बाद में नागरिकता लेने के लिए अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो रजिस्ट्रेशन से 1 साल पहले से वो लगातार इंडिया में रहना चाहिए और उसके साथ साथ उसे जो इंडिया में जो लैंग्वेज है उनमें से कम अगर एक लैंग्वेज अगर अच्छे से आने लगी हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, मतलब भूमि के अर्जन के द्वारा भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नए भूभाग को अगर भारत में सम्मिलित किया जाता है, किसी भी भूभाग को अगर राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उस भूभाग पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप ही भारत के नागरिक होंगे। इसमें हमने पढ़ा भी था कि 1975 में एक स्टेट को कंसीडर किया गया था इंडिया के राज्य क्षेत्रों में सिक्किम को, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। और जैसे ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो इस सिक्किम में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप ही भारत के नागरिक कहलाए थे और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई थी। तो ये 5 टाइप से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। फिर उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार आपकी नागरिकता का अंत हो सकता है, मतलब भारत सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, वो किस प्रकार से छीन सकती है। अबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप, तो इसमें सबसे पहले आता है कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो तो भी आपकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में सेकंड आता है यदि आप अपनी इच्छा से नागरिकता का अगर परित्याग करते हो तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है इंडिया की वो समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यदि आप किसी एनिमी जो कंट्री है, जो शत्रु देश है, अगर उसका साथ देते हो वार टाइम में, युद्ध काल में, तो भी आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यदि आप किसी गलत तरीके से अगर सिटीजनशिप प्राप्त कर लेते हो इंडिया की और अगर सरकार द्वारा ये पता चलता है कि आपको गलत तरीके से अगर सिटीजनशिप मिली हुई है तो उस टाइम पर भी आपकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यदि आपने किसी अन्य देश में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है और लगातार आप 5 साल तक भारत में नहीं रह रहे हो तो भी आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। तो इस 5 टाइप से आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। पहला कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हो। सेकंड, यदि अगर आप अपनी इच्छा से नागरिकता का अगर परित्याग करना चाहते हो। थर्ड टाइप, यदि आप किसी एनिमी कंट्री का वार टाइम में अगर साथ देते हो। फोर्थ टाइप कि यदि आप किसी गलत तरीके से अगर नागरिकता ले लेते हो। और 5 कि यदि आप किसी अन्य देश में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो नागरिकता के लिए और लगातार 5 साल तक भारत में नहीं रहते हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं जो बचे हुए आर्टिकल है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5। इसमें दिया गया है डोमिसाइल के बारे में, मतलब ऐसे पर्सन या ऐसे व्यक्ति जिनके पास में अगर निवास प्रमाण पत्र है कि वो भारत के लोग हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 5 में कहा गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 6। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आए हुए व्यक्ति है उनकी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 में कहा गया है। जो पाकिस्तान से भारत में आए हुए जो व्यक्ति है उनकी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 में दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति किसी भारत के भूभाग पर रहता हो या कोई उसका माता पिता अगर कोई उस भूभाग पर रहता हो भारत के भूभाग पर तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 में कहा गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और वापस भारत आना चाहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्योंकि हमारा जो देश का बंटवारा है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था और जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और इसके बीच में अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया है और वो वापस भारत में आना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जो कि है आर्टिकल 8। इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों को नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के बाहर रहने वाले हैं। जो इसमें कहा गया है कि जो पीआईओ और ओसीआई का
कार्ड होल्डर जो लोग हैं उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वो भारत में नहीं रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारत मूल के व्यक्ति। और ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब पीआईओ को अच्छे से समझते हैं। पीआईओ का मतलब होता है कि भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो लगातार 15 साल तक बिना वीजा के 15 साल तक बाहर रह रहा हो और वो बिना वीजा के भारत में आ सकता है। अगर उसके पास में पीआईओ अगर कार्ड है तो वो व्यक्ति भारत में बिना वीजा के आ सकता है। और जो ओसीआई है, ये जो कॉन्सेप्ट है पीआईओ का, जो कॉन्सेप्ट है ये अब खत्म कर दिया गया और जो पीआईओ के व्यक्ति है उनको ओसीआई के कैटेगरी में अब कंसीडर करने लगे हैं। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे दादा दादी या नाना नानी, अगर इनमें से कोई भी अगर इंडिया के मूल का रहा हो तो उसकी जो संतान होगी वो ओसीआई का वीजा प्राप्त कर सकती है, ओसीआई कार्ड प्राप्त कर सकती है और वो वीजा पर भारत में आ सकती है। उसकी संतान को हमारे देश में नागरिकता दे दी जाएगी और ऐसे लोगों को ड्यूल सिटीजनशिप दी जाएगी। मतलब वो दूसरी कंट्री की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं और भारत की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जो पीआईओ और ओसीआई जो कार्ड होल्डर है उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 10 और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता मिलेगी वो जो पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए जो कानून है उनके बेसिस पर होनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून है सिटीजनशिप से रिलेटेड उनके बेसिस पर ही किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिवासी भारतीय। इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति काम के सिलसिले से अगर 180 दिन से अगर ज्यादा अगर भारत के बाहर रहता है तो वो व्यक्ति एनआरआई की कैटेगरी में आता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन की कैटेगरी में आता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सिटीजनशिप के बारे में और उससे में जो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 से 11 तक, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 है जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं इंडिया के व्यक्तियों को, हमारे मौलिक अधिकार, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट